हेलो एवरीवन। तो आज इस वीडियो में हम आईबीएस की बात करने वाले हैं। जैसा कि जैन 26 के एग्ज़ाम के बाद आपको पता चली गया होगा कि एग्ज़ाम टफ़ था, तो हमें इस चीज़ के बारे में बात करने की ज़रूरत है कि क्या आपके आगे का प्लान होगा, क्या स्ट्रेटेजीज़ होगी, क्या गलतियां करी हैं जिससे कि जैन 26 का एग्ज़ाम इतना टफ़ लगा है, क्या हमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, आपके क्या डाउट्स हो सकते हैं, कैसे प्रिपेयर करना है। इन सब चीज़ के लिए आज इस वीडियो में मैं डिटेल्ड हर एक पॉइंट में बात करने वाली हूँ, हर एक आपके डाउट को मैं एड्रेस करने वाली हूँ। तो चलिए इस वीडियो को देख लेते हैं और आपके डाउट सॉल्व करते हैं। इस वीडियो के एंड तक आपको पता चल जाएगा कि आईबीएस में आपको कैसे प्रिपेयर करना है जिससे कि आपको एग्जामिशन लगे और आप पास हो जाएं। तो अब अपन आईबीएस की बात कर रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि आईसीएआई ने जैन 26 में एक छोटा सा टीज़र दिया है जिससे कि आपको पता चल गया होगा कि एग्ज़ाम टफ थे। और ये बिटर ट्रुथ है जो आपको एक्सेप्ट करना ही होगा कि आपको अपनी अप्रोच चेंज करनी है। अगर आप अपनी अप्रोच चेंज नहीं कर रहे हैं तो आपके लिए मई 26 का एग्ज़ाम भी टफ हो सकता है। अभी टाइम है, अभी आप अपना प्लान चेंज करो, अपना सब कुछ शेड्यूल अलग बनाओ। आपको क्या प्लान करना है, कैसे प्लान करना है, मैं वो इस वीडियो में बताऊँगी। किस किस मिस्टेक्स पर आपको ध्यान देना है वो सब मैं आपको बताने वाली हूँ। हम अपनी प्रॉब्लम्स पे भी बात करेंगे कि क्या प्रॉब्लम्स हमारे साथ हो रही है, कहाँ हम लैग कर रहे हैं, ये सब मैं आपको बताने वाली हूँ। तो चलिए एक इसको डिटेल में देखते हैं। डिटेल में आपको पता चलेगा कि किस किस पॉइंट पे ध्यान देना है, कैसे कैसे आपको अप्रोच करना है आईबीएस को जिससे कि आपके अच्छे मार्क्स आएँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आप देख ही रहे हैं कि यहाँ पर मैंने सारे पॉइंट्स बनाए हुए हैं कि किस किस पॉइंट्स पे हम बात करने वाले हैं और क्या क्या आपकी प्रॉब्लम है, मैंने वो अलग से एड्रेस किया हुआ है। तो हर एक पॉइंट पे बात करते हैं एक एक करके। सबसे पहले हम देखते हैं कि पास्ट पेपर एनालिसिस क्या था, जिससे आपको पता चले कि कहाँ कहाँ से कितने कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। तो ये जो पास्ट पेपर के एनालिसिस पे एक एवरेज में बता दूं, लास्ट 5 अटैम्प्ट का ग्रुप 1 से लगभग 52 मार्क्स का पूछता है, ग्रुप 2 से 41 मार्क्स का, और कॉस्ट और लॉ जो आपके एसपीओएम में आते हैं उससे 32 मार्क्स का पूछता है। अब मैं इंडिविजुअल की बात करूं तो जैन 26 में लॉ और कॉस्ट में 25 मार्क्स पूछा था और लॉ में 16 मार्क्स पूछा था। आपका डीटी आईडीटी में 15 मार्क्स जीटी से आया था, 20 मार्क्स आईडीटी से आया था। एफआर एएफएम और ऑडिट की अगर मैं बात करूं तो एफआर 17 मार्क्स का आया था, एएफएम 18 मार्क्स का और ऑडिट 14 मार्क्स का आया था। अब देखो इससे आपको क्या पता चल रहा है कि अगर मैं कॉस्ट की बात करूं तो कॉस्ट जो फर्स्ट अटैम्प्ट हुआ था मई 24 का, इसमें सिर्फ 11 मार्क्स का पूछा था, फिर 10, फिर धीरे धीरे इसके मार्क्स बढ़ने लगे 19, 22, 25, और जो क्वेश्चन पूछने का पैटर्न है वो भी चेंज हो गया। चीज़ें डिटेल में पूछने लगे, क्वेश्चन प्रैक्टिकल ज़्यादा आने लगे। आपको पता होना चाहिए पहले से कि आपको कैसे सॉल्व करना। अगर आपको कॉस्ट की अप्रोच नहीं पता है तो आप नहीं सॉल्व कर पाएंगे वहाँ पर। आपको सिर्फ 4 घंटे मिल रहे हैं तो आपको पहले से आना चाहिए, वो क्वेश्चंस का टॉपिक, वो कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। तो इसके लिए हमको क्या करना है वो भी अपन बात करते हैं। तो आपको इससे ये पता चल रहा है कि आपको सारे सब्जेक्ट पे ध्यान देना है और सारे सब्जेक्ट के को रिवीजन करना है। कहाँ कौन से चैप्टर में कौन सा टॉपिक कवर किया ये आपको पहले से पता होना चाहिए। आपको प्रैक्टिस भी करनी है और आईबीएस को एक पूरा सब्जेक्ट समझ के अपने रिवीजन में उसके लिए प्लान में उसके लिए टाइम दो आप। अगर उसके लिए आप टाइम नहीं दे रहे हो तो क्या होगा, एंड में आप 2-3 दिन पढ़ोगे और आईबीएस का पेपर डिटेल में पूछ रहा है तो आपको पता होना चाहिए। आपको टफ लगेगा ही। 4 घंटे ऐसा नहीं होते कि बहुत ज़्यादा होते हैं, 4 घंटे आपको कम पड़ेंगे। आपका टारगेट ये होना चाहिए 95 to 100 मार्क्स का आपको अटैम्प्ट करना है। तो आपको इतने अटैम्प्ट करने के लिए आपको पता होना चाहिए सारी चीज़ें। इसमें आपको याद नहीं रखना है लेकिन एटलीस्ट आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, किस चैप्टर में कितने टॉपिक्स कवर हैं ये पता होना चाहिए। तो इसके लिए हमको क्या करना है वो भी बात करेंगे। तो मैंने एक पेपर एनालिसिस बता दिया आपको। अब हम एक एक करके सब पे बात करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रॉब्लम क्या आ रही है, मेन प्रॉब्लम आईबीएस के साथ हो क्या रही है। सबसे पहले तो प्रॉपर गाइडेंस नहीं है, क्योंकि देखो ये इंडिविजुअल ना, इसमें कोई क्लास नहीं है आपकी, कोई ये सब्जेक्ट है आईबीएस का, इसमें आपने क्लास खरीदी तो आपको गाइडेंस मिल गई कि इतने दिन में सब्जेक्ट खत्म करना है, ये कवर होगा, इतना ये क्वेश्चन बैंक सॉल्व कर लो तो आपको बन जाएगा, इतने रिविजन प्लान होने चाहिए, इतने डेज में आपको कंप्लीट करना है। ऐसा कुछ भी नहीं पता आपको आईबीएस के लिए। तो सबसे बड़ी दिक्कत तो यहीं से शुरू होती है कि आप उसको एक सब्जेक्ट मानना बंद कर देते हैं। आपको ये लगता है कि ओपन बुक एग्जाम है, एंड में एक हफ्ते में 2-3 दिन देंगे और कंप्लीट हो जाएगा। तो ये सबसे बड़ी गलती है, आपको यहाँ पर ये चीज़ खत्म करनी है। अपने दिमाग में ये रखना है कि उसको टाइम देना है, हर दिन 2 केस स्टडी सॉल्व करना है, क्या करना है, कैसे प्लान कर रहे हो, 2 रिवीजन के बीच में 2 दिन दे रहे हो, 4 दिन दे रहे हो, 5 दिन दे रहे हो, क्या कर रहे हो, वो सब चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। क्योंकि आईबीएस ग्रुप 2 में बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, जिससे पास होने के लिए आपको आईबीएस में भी उतने ही नंबर चाहिए जितने डीटी आईडीटी में चाहिए या बाकी ग्रुप के सब्जेक्ट में चाहिए। तो इसको भी आपको प्रॉपर पढ़ना ज़रूरी है। ठीक है, मैं इतना क्यों फोकस करूँ, क्योंकि आईबीएस का एग्ज़ाम बहुत टफ आया था और आगे भी ऐसा हो सकता है अगर आपने सही से प्लानिंग नहीं करी तो।
अब आपकी नेक्स्ट क्या प्रॉब्लम है कि मिक्स है सारे सब्जेक्ट का, एक केस स्टडी में कितने सारे सब्जेक्ट पूछ रहे हैं, कहाँ कहाँ से आ रहे हैं, तो ये कन्फ्यूजन क्रिएट कर सकता है। अगर आपको एक केस स्टडी में हो सकता है कि आपने फर्स्ट ग्रुप का ऑडिट नहीं पढ़ा या एएफएम अच्छे से नहीं पढ़ा, और एक केस स्टडी में हर सपोज करो कि 4 केस स्टडी आपने जो चूज़ करी सब में ऑडिट के क्वेश्चन आ रहे हैं या एएफएम के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो कवरेज तो आपको पूरा करना पड़ेगा। जो सारे मिक्स आते हैं, अब आपको नहीं पता ना किस केस स्टडी में क्या पूछ सकता है, किसके कॉम्बिनेशन आ सकते हैं किस सब्जेक्ट के। सिर्फ ग्रुप 2 प्रिपेयर कर रहे हैं तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि बहुत पहले आपने ग्रुप 1 किया था, नहीं पढ़ा है आपने, आप टाइम हो गया, या फिर सबसे पहले आप ग्रुप 2 ही दे रहे हैं, तो उसके लिए दिक्कत हो सकती है कि ग्रुप 1 के 3 सब्जेक्ट कैसे कवर करें, साथ में लॉ, एसपीओ और कॉस्ट भी है एसपीओएम के, तो वो चीज़ एक गड़बड़ यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। आईसीआई क्या चाहता है हमको ये भी नहीं पता। आईसीआई चाहता है कि आपको सिर्फ पता नहीं हो, आपको प्रॉपरली पता हो, आपको चीज़ें क्लियर हो, कॉन्सेप्चुअल के साथ साथ आपको ये पता हो कि किस चैप्टर में क्या क्या कवरेज हो रही है, लॉजिकल पता हो आपको, एप्लीकेशन बेस्ड पता हो आपको। आईसीआई ये चाहता है। आईसीआई ये नहीं चाहता कि बस आपको लोकेट करना है कि एक सिंपल सा क्वेश्चन दिया और गए आपको मिल गया, नहीं, वो आपका टेस्ट कर रहा है, नॉलेज टेस्ट कर रहा है वो यहाँ पर आपकी। फिर लॉ कॉस्ट, अगर आपने एसपीओएम नहीं पढ़ा तो लॉ कॉस्ट भी आपको करना है, वो भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है कि आप एसपीएम नहीं किया है आपने, तो आपको इतनी अच्छा नॉलेज नहीं है, आपने इतना टाइम नहीं दे पाए हैं, तो एक ये प्रॉब्लम आ रही है। अब क्वेश्चन क्या हो रहा है ना, एक और प्रॉब्लम ये कि डिटेल क्वेश्चन पूछ रहे हैं, वो एमसीक्यू लेंदी पूछ रहे हैं जो कि टाइम कंज्यूमिंग है, लेंदी डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आ रहा है। क्वेश्चन ऐसा है कि उसमें इतनी सारी चीज़ें लिखनी है कि वो 10 मार्क्स के बराबर का क्वेश्चन 5 मार्क्स में पूछ रहे हैं, तो टाइम कम हो रहा है, बच रहा है आपके पास, एक ही क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा टाइम लग जा रहा है। तो ये सारी एक मैंने पूरी प्रॉब्लम कवर करने की कोशिश करी है, पॉइंट वाइज पॉइंट, कि क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है। अब इसमें से आपको देखना है कि क्या प्रॉब्लम एक्चुअल में आ रही है, तो इसके लिए क्या वर्क करना है। अब वो अपन बात करते हैं एक एक करके कि क्या क्या करना है। प्रॉपर गाइडेंस नहीं है तो मैं आपको इसमें बता रही हूँ। क्लास के लिए आप रिवीजन क्लास आप सर्च कर सकते हैं, लॉ के लिए, कॉस्ट के लिए। आप अगर सिर्फ ग्रुप 2 दे रहे हैं तो आपको एएफएम के लिए मिल जाएगी रिवीजन क्लासेस, और एफआर के लिए मिल जाएगी, ऑडिट के लिए मिलेगी, तो आपको सब चीज़ रेफर करना है। आपको एक प्रॉपर सब्जेक्ट की जैसे पढ़ना है, जैसे आप अपना डीटी आईडीटी पढ़ रहे हैं, एफआर पढ़ रहे हैं, ऑडिट पढ़ रहे हैं, तो आपको आईबीएस के लिए भी प्रॉपर टाइम देना है। सबसे पहले तो आप अपने दिमाग में बैठा लो और आपकी जो शेड्यूल आपने बनाया, जो रिवीजन प्लान बनाया, उसमें एडजस्ट कर लो टाइम, अपने आईबीएस के लिए भी प्रॉपर टाइम एलोकेट कर दो, क्योंकि अभी भी टाइम है, अभी से ही आपको आईबीएस पे भी ध्यान देना पड़ेगा। क्योंकि आप अगर सोचोगे ना कि जाके मैं अप्रैल एंड में 2 दिन दे दूंगा या 3 दिन दे दूंगा, तो नहीं होगा, आपको अभी से करना पड़ेगा। जो जो सब्जेक्ट पढ़ते जा रहे हो उसको एक उस नज़र में भी देखो कि आईबीएस में आएगा तो क्या मैं इसको ढूंढ लूँगा, या फिर ये आंसर यहाँ मिल जाएगा, या फिर उसके लिए डिटेल इंडेक्स अभी से प्रिपेयर करते चलो। तो एक एक करके बात करते हैं। पास्ट पेपर का एनालिसिस हमने देख लिया। इसके बाद अब हम अगर कॉस्ट और प्रिपेयर कैसे करना है कॉस्ट और लॉ को, तो एक बार मैं ये बता देती हूँ कि कैसे प्रिपेयर करना है। ये दोनों बोथ ग्रुप वाले जो हैं उनको भी, और जो सिर्फ ग्रुप 2 दे रहे हैं उनके लिए, दोनों के लिए है लॉ और कॉस्ट का। तो सबसे पहले लॉ क्या करेंगे, आपको सबसे पहले रिवीजन वीडियो करना है रेफर। रिवीजन वीडियो चालू करो, 1.5x पे देखो अगर टाइम नहीं है तो, और अपनी लॉ की जो एसपीओएम के लिए बुक मिली है वो ओपन करो। और जब वो लॉ में आपको पढ़ा रहे हैं तो आपको बस देखते जाना है कि वो बुक में चीज़ें कहाँ कहाँ दी हैं। हाईलाइटर रखो, जो इंपॉर्टेंट सेक्शन लग रहा है, जो चीज़ इंपॉर्टेंट लग रही है उसको हाईलाइट करते चलो। तो उससे क्या होगा कि आपको दिमाग में पिक्चर के फॉर्म में, या फिर आपको ये पता चलेगा कि इस क्वेश्चन में, इस चैप्टर में क्या क्या पूछा है, या फिर क्या क्या दिया है, क्या क्या मेंशन किया हुआ, तो एक चीज़ आपके दिमाग में बैठती जाएगी। आपको ट्राई टू रिमेंबर विच टॉपिक्स और सेक्शंस बिलोंग टू विच चैप्टर। या आप जब एक रिवीजन चैप्टर देख लोगे, एक पूरा रिवीजन वीडियो खत्म करोगे एक चैप्टर का, तो उसके बाद आप छोटा सा जॉट डाउन कर लो कि इस चैप्टर के इस टॉपिक में आपने कवर किया, या फिर क्या क्या पूछा है। लॉ में मैं एक बात बता दूं आपको क्या करना है कि अगर आपका सिर्फ एसएम का ही इंडेक्स आप रेफर कर रहे हो, तो उसमें जो टॉपिक दिया है ना उसके आगे सेक्शन नंबर कोट कर दो कि इसमें सेक्शन किस नंबर से किस नंबर तक इस टॉपिक के सेक्शन को कवर किया, इस टॉपिक को कौन सा सेक्शन, तो सेक्शन आपकी उसमें एक इंडेक्स कंप्लीट हो जाएगा। आपको इंडेक्स को अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज़ करना है कि कैसे आपको मिल जाए, आपका टाइम बचे। तो आपको बार बार ना खोलना पड़ेगी ये सेक्शन कहाँ है। अगर सेक्शन नंबर दे के मेंशन करके आपसे कोई क्वेश्चन पूछा है तो उसको कैसे ढूंढोगे, तो आपको इंडेक्स में जाना, आपने देखा कि ये सेक्शन कहाँ पर लिखा है, आप वो जाके पेज नंबर खोल लिया। तो क्या करना है आपको, जब आप ओपन करोगे, जब आप वीडियो ख़त्म करोगे, आपका टॉपिक ख़त्म होगा, आपका चैप्टर ख़त्म हुआ, इंडेक्स में गए, वहाँ पर सेक्शन नंबर मेंशन कर दिए, तो ये आपका एक और क्या होते जाएगा, इंडेक्स बनते जाएगा। और इतना डेप्थ में आप बनाते जाओगे कि आपको सेक्शन नंबर मिल जाएगा इंडेक्स में, आपको बुक नहीं खोलनी पड़ेगी।
और क्या करना है, स्टिकी नोट्स लो और सेपरेट करते जाओ आपके चैप्टर्स। एक चैप्टर 1 कंप्लीट किया, वहाँ स्टिकी नोट्स लगाए, उस पर एक लिख के सर्कल कर दो। फिर चैप्टर 2 किया तो थोड़ा दूर किया आपने, वहाँ पर लगाया, उस पर सेकंड नंबर लिख दिया। तो जब आपको ढूंढना पड़ेगा आंसर तो आपको डायरेक्ट आप सेकंड चैप्टर पे पहुँच जाओगे, डायरेक्ट आप थर्ड चैप्टर पे पहुँच जाओगे। तो आपको एक ये चीज़ करनी है, ठीक है। अब कॉस्ट के लिए क्या करना है, रिवीजन वीडियो रेफ़र करना है। मटेरियल के साथ साथ आपको जो मटेरियल में जो आपके जो वेरिएंस वाला चैप्टर है या फिर आपको ऑप्टिमाइजेशन, कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन वाला चैप्टर है, उसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो उस प्रैक्टिकल क्वेश्चन को सॉल्व करना है, टेस्ट योर नॉलेज के भी और इलस्ट्रेशन के भी। देखो इलस्ट्रेशन ना कभी कभी इलस्ट्रेशन देता है, फिगर्स चेंज करता है या एक आध एडजस्टमेंट अलग दे देगा, और वो वैसा इलस्ट्रेशन जैसा क्वेश्चन आपके डिस्क्रिप्टिव में पूछ लेगा किसी केस स्टडी में। तो आपको इलस्ट्रेशन भी सॉल्व करना है। और इसको इंडेक्स में कैसे मेंशन करना है, आपके जो बुक दी हुई है स्टडी मटेरियल में, सामने आपके इंडेक्स में टॉपिक दिया हुआ है, उस टॉपिक में चले जाओ और वहाँ लिखो कि कौन सा इलस्ट्रेशन नंबर में है, और उसमें एक मेंशन कर दो कि किस टॉपिक से रिलेटेड, मतलब इसमें और क्या क्या चीज़ पूछा था, हाईलाइट कर लो, या वैसे कि आपको आगे के लिए रेफर हो, स्टिकी नोट लगा के कैसे भी लगा के आपको बस छोटा करना है। इंडेक्स का प्रिंट ले लो अलग से, उसको अलग से लेके उसमें लिख दो, आपको बार बार वहाँ बुक में ना खोलना पड़े, सारे इंडेक्स का एक प्रिंट लेके उसको स्पाइरल करा लो हर सब्जेक्ट का लेके। तो वो क्या होगा, एक सेपरेट आपके पास अलग हो जाएगा, जो स्पाइरल वाला आपका होगा, उससे आप सारे सब्जेक्ट के इंडेक्स देख लोगे और आपको कौन सी बुक पिक करनी है वो पता चल जाएगा, ठीक है। अब इसमें भी मैंने बता दिया। अब आपको इंडेक्स ना बहुत अच्छे से रीड करना है, इंडेक्स के कितने टॉपिक्स दिए हुए हैं उसको हाईलाइट करो, कस्टमाइज़ करो। आप जैसे जैसे रिवाइज करोगे ना आपको पता चलते जाएगा कि क्या क्या आपको इंडेक्स में इंक्लूड करना है, कैसे आपको लोकेट करना है कि कहाँ क्या चीज़ दी हुई है। तो जब आप पढ़ोगे, आप उसको टाइम दो, आप टाइम दोगे तो आपको खुद समझ में आएगा, आप अपने अकॉर्डिंग उसको कस्टमाइज़ करोगे। कोई आपको नहीं बता सकता कि इंडेक्स में ये लिखना है, ये लिखना, आपको खुद अपनी नीड के अकॉर्डिंग पता चलेगा। किसी और का रेफर करोगे, अगर उसको नहीं पढ़े रहोगे तो वो भी कन्फ्यूजिंग लगेगा। आप अपना खुद बनाओगे रिवीजन के साथ साथ तो आपको उतने अच्छे से क्लियरिटी मिलेगी। वहाँ जब आप रेफ़र करने जाओगे तो एक बार में आपके दिमाग में आएगा कि हाँ ये पढ़ा था, ये इंडेक्स खोला, इसके यहाँ पर ये क्वेश्चन इलस्ट्रेशन इस कॉन्सेप्ट इस टॉपिक से रिलेटेड है, इसका पेज नंबर ये, आप गए वो बुक खोला और मिल गया आपको, ठीक है। अब उनके लिए, अब जो बोथ ग्रुप प्रिपेयर कर रहे हैं तो उनको सिर्फ लॉ और कॉस्ट को एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा, और बाकी सबका इंडेक्स आपको एक साथ रखना है। बाकी सारे सब्जेक्ट का आपने बाकी पढ़ा हुआ है, इंडेक्स का प्रिंट लेके स्पाइरल बाइंड करा के सारा इंडेक्स एक साथ रख लिया। कुछ मेंशन करना है तो आप जब पढ़ रहे हैं बोथ ग्रुप, तो आप जिस भी सब्जेक्ट का पढ़ रहे हैं तो एक अपने दिमाग में रखना कि SPM के लिए भी ज़रूरत है, तो कुछ डिटेल में आपको इंडेक्स में डालना है, कुछ इंपॉर्टेंट लग रहा है तो वो वहाँ डाल लिया, और सेपरेटर यूज़ करते चले आपका बुक मार्क कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है। अब उनकी बारी आती है जिसका सिर्फ एक ग्रुप है, कौन सा, ग्रुप 2 दे रहे हैं। अब वो कैसे प्रिपेयर करेंगे ग्रुप 1 के सब्जेक्ट, तो जो ग्रुप 1 के जो सिर्फ ग्रुप 2 दे रहे हैं तो उनको टाइम देना पड़ेगा ग्रुप 1 के सब्जेक्ट के लिए, उनको प्लान करना पड़ेगा रिवीजन, FR AFM ऑडिट को भी टाइम देना पड़ेगा, लॉ कॉस्ट को भी टाइम देना पड़ेगा अपने रिवीजन में DT IDT के साथ। तो अब FR के लिए क्या करना है, इंडेक्स रीड करना है हमको, इंडेक्स का नंबर याद रखना है, और इंडेक्स में कौन कौन से टॉपिक है एक बार वो हमको कम से कम ये पता हो कि रेवेन्यू में कौन, जैसे इंडेक्स 115 है तो कौन कौन से टॉपिक आ रहे हैं, क्या स्टेप्स दी हुई हैं उसमें, या फिर क्या मॉडिफिकेशन की टर्म्स है, अगर मॉडिफिकेशन आ रहा है तो आप वहाँ तक पहुँच गए। इंडेक्स 109, 103, 112, 111, ये सारी चीज़ें आपको याद रहनी चाहिए। FR में आपको पता होना चाहिए, इंडेक्स डिटेल में पढ़ो, इंडेक्स नंबर याद रखो, रिवीजन वीडियो रेफ़र करो। इसके लिए आपको याद नहीं रखना है कोई भी चीज़ तो आपको बार बार नहीं देखना है, आप एक बार रिवीजन वीडियो रेफ़र करो, 1.5x पे लगाओ और एक बार बुक पलटाते जाओ, इंडेक्स में ऐड ऑन करते जाओ, हाईलाइट करते जाओ कि क्या क्या चीज़ है, तो वो आपके दिमाग में बैठती जाएगी चीज़ें। क्योंकि सबसे बढ़िया है कि याद नहीं रखना, बस आपको ये याद रखना है कि क्या क्या चीज़ें कवर होती हैं, ठीक है। उस अकॉर्डिंग आप जब अपने दिमाग में ये रखोगे ना कि मेरे को ये याद रखना कि इस टॉपिक में क्या क्या, अब जब आप रिवीजन वीडियो देखोगे ना तो आपके दिमाग में ये चीज़ रहेगी कि मेरे को कैसे याद रखना है कि कौन सा टॉपिक है, इंडेक्स कौन सा, उसमें कौन कौन से टॉपिक हैं, उसमें क्या क्या दिया है, एक शॉर्ट में आपको पता होना चाहिए। AFM में भी आपको फॉरेक्स डेरिवेटिव के क्वेश्चन आते हैं तो उसको आपको सॉल्व करते आना चाहिए, उसके क्वेश्चन करना है। इसके भी इंडेक्स आपको वैसे ही प्रिपेयर करना है, इलस्ट्रेशन और TYK के क्वेश्चन जो आप करो अपने इंडेक्स में मेंशन कर लो। ऑडिट में आपको क्या करना है, इंडेक्स का पढ़ना है, पूरा पढ़ना है, उसमें एसेज मेंशन करना है कि किस ऐसे कौन सा ऐसे किस चैप्टर में कवर किया हुआ है, आपको वो लिखना पड़ेगा, सारे एसेज, SREs, एसेईज, ये सब कुछ आपको इंडेक्स में लिखना पड़ेगा, कौन कौन से चैप्टर हैं, क्या क्या पूछ रहा है आपको, ये सब आपके इंडेक्स को डिटेल बनाना पड़ेगा, रिवीजन वीडियो रेफर करना पड़ेगा। इसको भी आप बुक खोलिए, वैसे ही देखिए, हाईलाइट करिए कि कहाँ क्या क्या है, इंडेक्स को डिटेल बनाओ अपने अकॉर्डिंग,
ठीक है, आपको समझ में आया ना कि इंडेक्स कैसे बनाना है, कहाँ रेफ़र करना है, कौन सा ऐसे आ रहा है, कौन सा ऐसे का क्या टॉपिक है, इस चैप्टर में कितने ऐसेस पूछ रहे हैं, ऐसे 200 की सीरीज़ वाले किस में है, 500 वाले कौन से हैं, ये आप। और अपनी बुक आप जब ऑडिट के लिए स्पेशली अपनी एसएम तो लेके जानी है। वैसे मैं बताऊंगी कौन कौन से मटेरियल लेके जाने हैं, लेकिन एसएम से ही रेफ़र करना ऑडिट के लिए, क्योंकि अगर टीचर की कर रहे हो तो वो ये देख लेना कि डिटेल में हो, सब कुछ कवर हो रहा हो। ठीक है, अब इसके बाद मटेरियल, चलो नेक्स्ट टॉपिक आ ही गया मटेरियल। अब देखो मटेरियल में मैं आपको बता दूं कि स्टडी मटेरियल आपने रेफ़र किया हो नहीं किया हो, पहली बार उसको बॉक्स खोल रहे हो आप, लेकिन आपको एसपीओएम में लेके जाना है, नहीं छोड़ना है। उसका इंडेक्स आप प्रेफर कर लेना, पूरी बुक नहीं पढ़े हो कोई दिक्कत नहीं है, आपने अपने टीचर के नोट्स बनाए हो, अपने खुद के नोट्स पढ़े हो, क्वेश्चन बैंक उनके लेके जा रहे हो सब, लेकिन स्टडी मटेरियल मत छोड़ना, आपको लेके जाना ही है। कि आपको ये नहीं लगना चाहिए कि अरे मैंने जब पढ़ा ही नहीं है तो मैं कैसे इसको रेफ़र करूँगा या कैसे रेफ़र करूँगी, नहीं, आपने नहीं भी पढ़ा है तो भी आपको ये लेके जाना है, क्योंकि कुछ चैप्टर्स कुछ क्वेश्चंस ऐसे आ सकते हैं जो आपके अगर टीचर के नोट्स में आपके खुद के नोट्स में नहीं मिला तो उस टाइम पर रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि यार मैं स्टडी मटेरियल आती है 4 मार्क्स का ही क्या 5 मार्क्स का क्वेश्चन मेरे को बन जाता डायरेक्ट हो। ठीक है, तो ये करना, आपको स्टडी मटेरियल लेके जाना है, टीचर का नोट लेके जाना है, क्वेश्चन बैंक लेके जाना है, हैंड रिटन नोट्स कुछ हैं, सब कुछ लेके जाना है। इंडेक्स की अगर ज़रूरत पड़ रही है सेपरेटली तो हर एक सब्जेक्ट का अलग से इंडेक्स, एसएम का अलग निकाल लो, आपकी टीचर्स के नोट का स्पाइरल बैंक करा के अलग रख लो कि वो बुक बस एक बुक ऊपर रखा, इसमें देखा और एक बुक उठाई। ठीक है, अब अपने पास बुक और मॉड्यूल नंबर सारे साइड में लिखो। जैसे हमारी जो बुक होती है तो एक साइड आपने देखा होगा कि वहाँ मेंशन होता है कि ये मॉड्यूल 1 है, मॉड्यूल 2 है, पेपर 6 का, पेपर 1 का मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 2। अब आपको जो बचा हुआ 3 साइड है ना, उस 3 साइड पे भी लिख लो आप पेन से कि मॉड्यूल 1 है एफआर का, मॉड्यूल 2 है एफआर का, क्योंकि हो सकता है आप जब आप आंसर ढूंढ रहे हो तो आपने फर्स्ट टाइम तो सही से जमा ली, अब एक केस स्टडी के बाद पूरी बुक मिक्स हो गई, आपने निकाली, तो आपके हर तरफ से दिखना चाहिए, आपने कैसी भी बुक रखी हो आपको वहाँ से दिखना चाहिए कि ये कौन सी सब्जेक्ट की बुक है, तो आपका टाइम बचेगा। आपको कैसे भी टाइम बचाना है, प्रॉपर्ली आंसर ढूंढना है और लिखना है। 4 घंटे बहुत कम होते हैं, एक बार करने बैठोगे, एक बार सॉल्व करके देखोगे तो पता चलेगा कि 15-20 मिनट 25 मिनट तो आंसर ढूंढने में ही निकल गए, तो कब लिखोगे? 4 घंटे 4 केस स्टडी हैं तो 1 घंटे में 1 केस स्टडी होनी चाहिए। तो आपको टाइम बचाने के लिए जो करना पड़े, जैसे भी आपका टाइम बच रहा है आपको वो करना है। तो हर मॉड्यूल में आप लिख लेना कि कौन सा मॉड्यूल है, मेंशन कर लेना। इसके बाद बुकमार्क यूज़ करना चैप्टर को सेपरेट करने के लिए, और जो वो है ना आपके इंडेक्स हैं, इंडेक्स का अगर आपको ज़रूरत पड़े तो क्या करना कि छोटा, जैसे अब मॉड्यूल 1 में कितने चैप्टर कवर है, एफआर की मॉड्यूल 1 में कितने चैप्टर कवर हैं, ऑडिट के मॉड्यूल 1 में कितने चैप्टर कवर हैं, तो पूरा इंडेक्स देखने की बजाय हो सकता है कि इंडेक्स आप एक हाथ से बना के पेस्ट कर लो अपने बुक के फर्स्ट कवर, अपने बुक के कवर पे वहाँ पर पेस्ट कर लो कि इसमें मॉड्यूल 1 में चैप्टर नंबर 1 2 3 4 उसका नाम कि ये चैप्टर है, क्विक रिवीजन, अगर आपके सामने बुक पड़ी तो आपको दिख जाए। कैसे भी करना है, अगर आपको स्टिकी नोट चाहिए स्टिकी नोट चिपकाओ, उसमें जो बड़े वाले स्क्वायर वाले आते हैं उसमें लिख लो आप, या अलग से पेपर में लिख के उस पर पेस्ट कर लो। आपको पता होना चाहिए कि ये मॉड्यूल में कितने चैप्टर हैं, टाइम बचेगा आपका इससे। बुक खोलोगे, आपने एक मॉड्यूल पूरी पलटा लिया, अरे इसका ये वाला नहीं सेकंड मॉड्यूल में, तो फिर सेकंड मॉड्यूल खोलोगे तो टाइम आपका चले जाएगा। हर एक मिनट इंपॉर्टेंट है, ये समझो आप। इंडेक्स आपको कस्टमाइज़ करने हैं, ये तो मैंने बता दी कि हर सब्जेक्ट के कैसे करने हैं, आपको समझ में आया होगा। आई होप आप समझ गए होंगे कि कैसे करना है आपको इंडेक्स को कस्टमाइज़। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप जितना अच्छा इंडेक्स कस्टमाइज़ करके लेके जाओगे, खुद का बना के लेके जाओगे, उतनी जल्दी चीज़ें पता चलेंगी। अब मैंने इसमें नोट भी दिया है कि इन शॉर्ट आपको हर चीज़ लेके जानी है, रिग्रेट नहीं होना चाहिए बाद में, सब लेके जाओ, बड़े बड़े सूटकेस लेके जाओ, कौन क्या बोल रहा है कैसा लग रहा है कोई उसकी दिक्कत की बात नहीं है, जिसको जो सोचना है सोचे। भाई एक एक मार्क्स इंपॉर्टेंट है, आप ये चीज़ को समझो। तो 2 ट्रॉली 3 ट्रॉली जिसमें भी लेके जाना है लेके जाना, पेरेंट्स की मदद लगेगी उनको भी लेके जाना, परमिशन ले लेना वहाँ से अपनी क्लास तक पहुँचाने के लिए, फर्स्ट फ्लोर सेकेंड फ्लोर कहीं भी हो सकता है आपका, तो वो चीज़ आपको करनी है। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हम ये देखते हैं कि हाउ टू प्रैक्टिस आईबीएस केस स्टडी। आपको प्रैक्टिस तो करनी है केस स्टडीज़ की, आंसर आपको ढूंढना आना चाहिए। लिख तो आप लोगे, मिल जाएगा तो लिखना है, फटाफट हाथ चलाना है, बहुत ऐसा आराम से मत वो करके लिखना, फटाफट लिखना कि ऐसा लिखना कि बस पढ़ने में आ जाए, ऐसा नहीं कि एकदम नीट एंड क्लीन, नहीं, बस आपके पढ़ने में आ जाए। तो एक बार ढूंढ लिया तो लिखना तो आप लिख लोगे। तो अब क्या करना है आपको,
1 घंटे हर दिन देना है 2 केस स्टडी सॉल्व करने के लिए। आपको केस स्टडी की प्रैक्टिस करना है। देखो केस स्टडी डायरेक्ट नहीं आएगी, सेम नहीं आएगी, ये तो अपने दिमाग से निकाल दो कि केस स्टडी सेम आएगी या डायरेक्ट आ सकती है। उसके लिए हम यहाँ पर सॉल्व नहीं कर रहे हैं, ना आपकी सेम आने वाली है, क्योंकि 4 ही केस स्टडी है, कोई भी केस स्टडी सेम आने का कोई चांस नहीं है, ये तो दिमाग से निकाल दो। हम केस स्टडी क्यों सॉल्व कर रहे हैं? हम केस स्टडी सिर्फ इसलिए सॉल्व कर रहे हैं जैसे कि हमको पता चले कि कैसे ढूंढना है। हम जल्दी जल्दी कम टाइम में, जब फर्स्ट स्टार्ट करोगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा, फिर जब 2-3 केस स्टडी सॉल्व करोगे तो समझ में आएगा कि बुक्स कैसे मैनेज करना है। सारी बुक्स साथ में रखो, बुक्स कैसे मैनेज करना है। जब आपको वो एक टेबल मिलेगा तो कहाँ कैसी चीज़ें रखनी है, कैसे आपको लोकेट करने की, अब ये बुक उठाई वापस रखी तो मिक्स हो गई तो फिर कैसे निकालना है, वो सारी चीज़ें समझ में आएंगी। बुक में ये टॉपिक पूछा तो आप उस टॉपिक तक पहुँच रहे हो कि नहीं, कहाँ पहुँच रहे हो, कहाँ गड़बड़ हो रही है, ये सब आपको केस स्टडी सॉल्व करने से पता चलेगी। ठीक है, तो आपको हर दिन 1 घंटे देना है 2 केस स्टडी सॉल्व करने के लिए। फिर आपको मैंने बताया ना कि क्या फाइंड करना है कि लोकेशन, आंसर की लोकेशन तक आप पहुंच रहे हो कि नहीं, उस टॉपिक तक पहुंच रहे हो कि नहीं, उस चैप्टर तक पहुंच रहे हो कि नहीं, ये सब आपको देखना है, उसी से पता चलेगा। अब आपको लिखना तो नहीं है, आपको लिखना नहीं है, बस आपको आंसर ढूंढना है और कोशिश करना कि इतनी प्रैक्टिस करो कि एक केस स्टडी आप 15 मिनट्स में सॉल्व कर लो, क्योंकि आगे मैं आपको बताऊंगी 15 मिनट्स में सॉल्व करने का मतलब आंसर फाइंड करने का क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने बताया कि स्टार्ट सॉल्विंग। अब सॉल्व कब करना है आपको, स्टार्ट कब करना है केस स्टडी सॉल्व करते हो। देखो अभी तो आप अपने प्रॉपर आप रिवीजन कर रहे होगे, जो कुछ थोड़ी बहुत क्लास बची होगी वो कंप्लीट कर रहे होगे, तो आपको केस स्टडी सॉल्व कब करना है। केस स्टडी आपको मार्च एंड और अप्रैल में, मार्च एंड से आपको स्टार्ट कर देना, हर दिन करना, मतलब 20 मार्च से आप टारगेट बना लो कि एक केस स्टडी सॉल्व करनी है। क्यों? क्योंकि आपका एक रिवीजन कंप्लीट हो गया होगा जब तक आपने मतलब चैप्टर, आपने सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग ले ली होगी, आपने बाकी अगर आप सिर्फ ग्रुप 2 दे रहे हैं तो FR AFM ऑडिट को भी आपने एक बार रिवीजन वीडियो के साथ पलटा लिए होंगे, चैप्टर्स हाईलाइट कर लिए होंगे, इंडेक्सिंग कर ली होगी। इसलिए मैं आपको मार्च तक का टाइम दे रही हूँ, 20 मार्च को बोल रही हूँ, क्योंकि इससे पहले आपको ये सब करना है जो मैंने आपको बता चुकी हूँ। मार्च 20 तक आपकी सारी चीज़ें हो जानी चाहिए कि एक बार रिवीजन वीडियो देख लिया, इंडेक्सिंग कर लिया, अगर थोड़ा बहुत बचा तो उसके साथ जैसे जैसे आप केस स्टडी सॉल्व करोगे एड ऑन होते जाएंगी, चीज़ें होती जाएंगी, तो ये चीज़ करनी है आपको। ठीक है, आपको ये चीज़ मार्च एंड से स्टार्ट कर देनी है और उससे पहले ये सारी प्रिपरेशन कर लेनी है कि रिवीजन वीडियो देख लिया आपने, इंडेक्सिंग को कस्टमाइजेशन कर लिया, कैसे कैसे करने वाले, वो सब चीज़ कंप्लीट हो जानी चाहिए। ठीक है, अब आते हैं हम टाइम मैनेजमेंट पे। अब टाइम मैनेजमेंट कैसे होगा हमारा ड्यूरिंग एग्ज़ाम, तो मैं बता दूं कि जो एग्ज़ाम आता है IBS का, क्वेश्चन पेपर में 5 केस स्टडी होती हैं और इसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो होता है वो कंपलसरी नहीं होता है। तो अपने दिमाग से जो बाकी सब्जेक्ट में हम पढ़े होते हैं हमें पता होता है कि फर्स्ट क्वेश्चन कंपलसरी है, IBS में ऐसा नहीं होता है। IBS में आपको 5 में से कोई भी 4 केस स्टडी करनी रहती है, तो ये अपने दिमाग में बैठा लेना कि ऐसा नहीं है कि फर्स्ट क्वेश्चन कंपलसरी है। ठीक है, अब आपने 4 क्वेश्चन मतलब 4 केस स्टडी करना है और आपके पास टाइम है 4 घंटे 15 आवर्स, 4 आवर्स 15 मिनट्स, सॉरी 4 आवर्स 15 मिनट्स हैं। अब इसके बाद आपको फर्स्ट 15 मिनट्स रीडिंग टाइम में क्या करना है वो मैं आपको बताती हूँ। अब 15 आवर्स में आपको क्या करना है, गो थ्रू करना है क्वेश्चन जो कि पूछा हुआ है, मेंशन करना है उसमें सब्जेक्ट। ये ज़रूर करना कि हो सकता है कि कोई सब्जेक्ट आपका थोड़ा कम किया हो, नहीं टाइम दे पाए हो, तो आप मेंशन करना हर एक केस स्टडी के क्वेश्चन, जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन और MCQ किस सब्जेक्ट से पूछा, FR AFM कॉस्ट है, लॉ है, ऑडिट है, सब करना। और जब आप सब चारों के 5 केस स्टडी कर लिया तो उसमें से जो चैप्टर्स के नहीं आ रहे हैं या जो सब्जेक्ट के नहीं आ रहे हैं आपको उसको हटा देना। ये आपको चूज़ करने में हेल्प करेगा कि आपको कौन सी केस स्टडी चूज़ करनी है। फिर आपने चूज़ कर ली 4 केस स्टडी, उसके बाद आपको पता होना चाहिए किस सीक्वेंस में आप करने वाले हैं, आपको वो पता हो गया। और आपको जो MCQ क्वेश्चन है वो आपको डायरेक्टली सॉल्व करना है, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है कि हर एक क्वेश्चन के लिए आप बुक रेफ़र करो। बुक रेफ़र करोगे तो टाइम कम बचेगा, तो कोशिश करना कि जो MCQ आपको बन रहे हैं उसको डायरेक्टली आपने तुरंत सॉल्व कर लिया, आप उसको टिक कर दिए फटाफट, केस स्टडी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहे हैं तो आपको डायरेक्ट कर लेना। और मैं एक चीज़ और बता दूं कि देखो केस स्टडी कुछ ऐसी आती हैं जिसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आप देखोगे, आपको केस स्टडी रेफर करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट आप डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन MCQ सॉल्व कर सकते हो। एक केस स्टडी ऐसी आती है, एक पैरा दिया उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन, एक पैरा उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन, एक ये हो गई। और एक केस स्टडी ऐसी आती है कि वो पूरी मिक्स होती है और उसमें से कहीं से भी एक क्वेश्चन आ सकता है कि उन्होंने पहले ऑडिट का एक पार्ट दिया पूरी केस स्टडी में, वही सेम इम्प्लीकेशन उन्होंने टैक्स से भी जोड़ दिया, वही सेम इम्प्लीकेशन उन्होंने इंडेस से भी जोड़ दिया, वो पूरी केस स्टडी एज अ होल पूछा और उससे कहीं से भी क्वेश्चन पूछा, तो वो आपको केस स्टडी पढ़नी पड़ेगी, उसके बाद ही आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है,
तो आपको देखना पड़ेगा कि कैसा क्वेश्चन है। अगर डायरेक्ट बन रही है और आती है ऐसी कोई केस स्टडी भी आती है कि डायरेक्ट बन जाए, आपको केस स्टडी ना पढ़ना पड़े, तो वैसी वाली केस स्टडी चुनोगे तो ज़्यादा अच्छा टाइम बचेगा आपका। ठीक है, आपको 15 मिनट्स में फटाफट डिसीजन लेना है, फटाफट करना है, क्योंकि आपके पास टाइम कम होगा और आपको 95 टू 100 मार्क्स का टारगेट बना के चलना है। अब अपने पास 4 आवर्स हैं, तो उसमें फर्स्ट आवर में आपको क्या करना है, मतलब हर एक आवर में एक केस स्टडी कंप्लीट करना है। तो जो एक आवर है उसको किस में डिवाइड करना है, एक 15 टू 20 मिनट में, एक 40 टू 45 मिनट्स में। जो पहला 15 टू 20 मिनट होगा हम उसमें पढ़ेंगे और आंसर ढूंढेंगे, और जो नेक्स्ट 45 मिनट होगा उसमें हम आंसर लिखेंगे। 1 घंटे में एक केस स्टडी करना है, उससे ज़्यादा टाइम लग रहा है, आंसर नहीं बन रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा, तो उसको छोड़ो, आगे बढ़ो। सबसे बेस्ट तरीका है आपको एग्ज़ाम कंप्लीट करने का। अगर एक जगह आप रुके, आपको नहीं बन रहा है या आंसर नहीं मिल रहा, तो आपको क्विक डिसीजन लेना है कि छोड़ना है, क्योंकि टाइम कम बचेगा, तो आप आता हुआ चीज़ आगे का छोड़ दोगे। नहीं बन रहा है, बेस्ट है अभी छोड़ो, अगर टाइम मिले तो वापस आ जाना। ठीक है। और एक केस स्टडी में मैं आपको बता दूं कि एक केस स्टडी में 4 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन पूछें, तो आप उसको किसी भी सीरीज़ में कर सकते हैं एक केस, लेकिन उसके सारे डिस्क्रिप्टिव पार्ट एक केस स्टडी के एक साथ ही करने हैं। ठीक है। और जिसकी डिस्क्रिप्टिव आप क्वेश्चन सॉल्व करें उसी के MCQ आप ध्यान देना, उसी के MCQ ही आप मार्क करके आओ। दूसरी केस स्टडी के मार्क मत करके आ जाना। जिसके डिस्क्रिप्टिव कर रहे हो वही केस स्टडी, और मतलब पूरा एक ही केस स्टडी करना है। अब आपको जो टाइम आपने डिफाइन किया है, टाइम लिमिट, उस पर स्टिक रहना है, और 90 टू 95 का मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करके आना है। क्योंकि देखो, मैं इसलिए बोल रही हूँ कि अभी आपके पास 95 और 100 मार्क्स का टारगेट लेके चलोगे ना, क्योंकि हो सकता है ना वहाँ पर इतने सारे क्वेश्चन आते हैं, कुछ क्वेश्चन ऊपर नीचे हो गए, या फिर उन्होंने कुछ और पूछा था, हमने कुछ ज़्यादा लिखा, कम लिखा, क्या हुआ। तो आप जब ज़्यादा मार्क्स का अटेम्प्ट करके आओगे ना, तो क्योंकि ये वो नहीं है कि आपको श्योर शॉट अगर नहीं पता तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, तो इसको आप ज़्यादा कवरेज करके ही चलना, तभी आप एग्जामिशन की स्ट्रेटजीज़ के साथ और एग्जामिशन क्लेम कर पाओगे, मतलब एग्जामिशन मिलेगा इसमें। तो क्योंकि पेपर बहुत लेंदी आ रहा है तो छूटने के चांसेस हैं, इसीलिए बोल रही हूँ कि 95 टू 100 मार्क्स का करना एनी हाउ आपको करना ही करना है इसको अटेम्प्ट। अब मैं जो फाइनल टिप्स बता दूँ जो आपके काम आने वाली है, इसको बहुत ध्यान देना। इसको अभी याद नहीं है तो इसको, ये PDF भी मैं टेलीग्राम पे शेयर करने वाली हूँ, तो आप वहाँ पर जाके इसको डाउनलोड कर लेना, बाद में जब टाइम मिले तो एक बार रीड कर लेना। इसमें मैंने बताया कि जो एग्ज़ाम सेंटर में आपको टाइम से पहले वहाँ पर आपको पहुँचना है, क्योंकि आपके पास बहुत सारा मटेरियल रहेगा, आपको जाके अपनी डेस्क पे सब चीज़ जमानी है, तो आप टाइम से पहले पहुँचो, आराम से वहाँ पर सब चीज़ें लेके जाओ अपनी क्लासरूम में, वहाँ पर अपने पेरेंट्स की हेल्प लो, उनसे परमिशन ले लो, अगर वो एक्स्ट्रा डेस्क अलाउ कर रहे हैं बोल दो, थोड़ा लड़ लो, जो करना है, क्योंकि जितना अच्छा आप प्लेस करोगे ना उतनी चीज़ें आपके सामने रहेगी। अगर आपको सिंगल डेस्क चेयर मिल रही है तो प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि आप मटेरियल बहुत सारा लेके जा रहे हो, तो एक एक्स्ट्रा टेबल मिल जाए, एक एक्स्ट्रा चेयर मिल जाए तो वो बेस्ट रहेगा। अगर आपके सेंटर पे अलाउ करते हैं, मिलता है तो ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, उनसे बात कर लो, रिक्वेस्ट कर लो, पेरेंट्स से बोल दो तो हो जाएगा। इसके बाद अब बुक कैसे प्लेस करनी है, इंपॉर्टेंट बुक्स ऊपर रखना, इंडेक्स अपने अलग से लेके जा रहे हो तो ऊपर रखना। SM जो आप हो सकता है कि नहीं कम रेफ़र कर रहे हो, या फिर ऐसी कोई बुक है जिसको कम रेफ़र कर रहे हो तो उसको साइड में नीचे रख लेना, वहाँ जमा देना। जो अपने डेस्क पे सिर्फ इंपॉर्टेंट बुक रखना, और ऐसे रखना कि वो विजिबल हो कि कौन कौन से, वैसे आपने सारे तरफ लिख लिया कि कौन से पार्ट है मॉड्यूल का, किस सब्जेक्ट का, तो वो आप कैसे भी रखो आपको मिल जाएगा। ठीक है। अब इसके बाद जब आप स्विच कर दोगे ना, उसके बाद कैसे मैनेज करोगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फर्स्ट केस स्टडी में तो आपने सब कुछ प्लेस कर लिया, यहाँ पर सब जमा लिया अपने आजू बाजू की, ये अपनी फर्स्ट ग्रुप की हो गई, ये सेकंड ग्रुप, ये SPOM, ये मेरे क्वेश्चन बैंक हो गए, ये मेरी इंडेक्स हो गई। अब जब आप एक केस स्टडी सॉल्व करोगे तो आप यहाँ से बुक निकाल रहे हो, यहाँ से, तो उसके बाद क्या, क्योंकि पूरा मिक्स हो जाएगा, तो ऐसा होना चाहिए कि आपको बुक मिल जाए आराम से, कि वो इसलिए मैंने बोला कि आपको हर तरफ लिखना है कि किस सब्जेक्ट की बुक है, कौन से सब्जेक्ट के कौन सा मॉड्यूल है, जिससे आपको पता चल जाए कि ये सब्जेक्ट का ये मॉड्यूल है तो मैं डायरेक्ट उठा लूँ, क्योंकि इंडेक्स आपके पास में है ही अलग से, वो आपने देखा, वो सब्जेक्ट का वो पार्ट का मॉड्यूल उठाया, तुरंत मिल गया। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन डायरेक्टली रीड करना, फिर केस स्टडी की ज़रूरत है तो केस स्टडी पढ़ना, इससे टाइम बचेगा। लॉ ऑडिट के लिए क्या करना, सबसे पहले सेक्शन लिखना, फिर उसके बाद एनालिसिस देना, उसके बाद कंक्लूजन देना, अपने वर्ड्स में कंक्लूजन देके आना। सिर्फ ऐसा मत करना कि जो बुक में प्रोविजन लिखा है लिखे जा रहे हैं, ये भी ध्यान रखना कि कितना इंपॉर्टेंट है और कितने मार्क्स का है। तो सेक्शन, एनालिसिस और कंक्लूजन आपको देना ही है, अपने वर्ड्स में कुछ ना कुछ कंक्लूजन दे के आना।
इसके बाद स्पीड आपको बिगनिंग से ही आपको मेंटेन करके रखनी पड़ेगी, नहीं तो एग्ज़ाम छूटेगा। डिसीजन लेना, क्विक डिसीजन लेना, नहीं बन रहा छोड़ो, आगे बढ़ो, फटाफट फटाफट, ज़्यादा टाइम नहीं है ना। तो ये चीज़ अपने दिमाग में बैठा के रखना। जितने क्लियरिटी के साथ जाओगे, जितनी प्रैक्टिस के साथ जाओगे ना, उतना स्मूथ जाएगा 4 घंटे। अगर क्लियरिटी नहीं है, प्रैक्टिस नहीं है, तो वहाँ सोचने लगोगे, अटक जाओगे और टाइम चला जाएगा। आप अपने बात कर लेना सीनियर से, आपके फ्रेंड से, जिसने भी एग्ज़ाम दिया है, वो उतनी अच्छी क्लियरिटी बता पाएंगे। जो मैं आपको बता रही हूँ वो सारी चीज़ें कवर करिए, जो मैंने एक्सपीरियंस करी हूँ, मेरे फ्रेंड्स ने, या फिर मैंने जो स्टूडेंट की क्वेरी ली है, जितनी मैंने बात करी है, वो सब यही प्रॉब्लम आ रही है, यहीं अटक रहे हैं बच्चे। तो इस चीज़ को ज़रूर ध्यान देना। अगर आपको आंसर पता है प्रैक्टिकल क्वेश्चन का, तो डायरेक्टली सॉल्व करना, ये टाइम बचाएगा। अगर कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन आए, एएफएम का आपको आता है, कॉस्ट का आपको आता है, तो उसको कर लेना पहले, वो टाइम बचाएगा। कि आप बुक खोल रहे हो, देख रहे हो, आता है, डायरेक्ट करना, बुक खोल के देखने के पीछे मत जाना। अब जब आंसर फाइंड कर रहे हो, तो अब जैसे आपने केस स्टडी, ऐसा मत करना कि सारी केस स्टडी के पहले आंसर ढूंढ लो और फिर लिख लूँ। एक केस स्टडी उठाना, उसके आंसर ढूंढना, और उसके आंसर ढूंढा, पहले पूरा आंसर ढूंढ लिया और फिर उसको लिखना स्टार्ट करना। तो जब आप आंसर ढूंढ रहे हो तो क्या करना कि उसी में मेंशन कर देना कि पेज नंबर, ये मॉड्यूल का पेज नंबर 10.9 है, या 13.9 या 13.10, ऐसे वहाँ पर मेंशन कर देना। क्योंकि जब आप सारी ढूंढ लो तो वो आपको मिल जाए फटाफट। या पेज फोल्ड कर देना। देखो, पेज फोल्ड करने से प्रॉब्लम बस ये होगी ना कि आप जब आप बहुत सारी करोगे तो बहुत सारी बुक्स में 2-3 केस स्टडी के बाद वो बहुत सारे पेज फोल्ड हो जाएंगे। तो ये बेटर रहेगा कि आप उसमें मेंशन कर देना कि किस मॉड्यूल का कौन सा पेज नंबर है। ठीक है, तो मैंने आप में इसमें सब कुछ कवर करने की कोशिश करी है। जितने डाउट थे, क्या करना है, कैसे करना है, क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कैसे इसको टाइम देना है, इस सब्जेक्ट को आप प्रॉपर एक सब्जेक्ट मानो, प्रैक्टिस करो, सब कुछ करना है आपको। ठीक है, सब कुछ बताया, सब कुछ कवर करने की कोशिश करी। ये थोड़ा लंबा वीडियो हो गया, डिटेल में है, क्योंकि मैंने सब कुछ, क्योंकि आईबीएस पे बात करने की ज़रूरत है। बच्चों को ग्रुप 2 में बहुत दिक्कत आ रही है, तो आप इसको फोकस करो, दिमाग में सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए आपके। प्रैक्टिस करो, कोई डाउट होता है तो आप यहाँ कमेंट करके जाओ, आप मैसेज करो। मेरा इसमें आप जब कमेंट करोगे तो मैं एड्रेस करूँगी आपकी क्वेरी को। अगली बार वीडियो बनाऊँगी तो मैं आपको बता पाऊँगी कि क्या प्रॉब्लम, इसको कैसे सॉल्व करें। ठीक है, ये मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूँगी। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और सब्सक्राइब करना। जो मैं अपना नेक्स्ट वीडियो डालूँगी वो आप तक पहुँच जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय।